Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do ASD, Autism Spectrum Disorder. It is a subsection of Unit 4, Counseling Children. Unit 4 is from Block 1, Group B, MPCE 2023, Interventions in Counseling. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ डिफरेंट डिसऑर्डर्स के, सो दैट एग्जाम्स के बाद भी जब आप प्रैक्टिस में जाएं तो ये जो जितने भी सबसेक्शंस हैं उनकी अलग वीडियो होने से आपको हेल्प मिलेगी कि आप इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आपको इसके बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे डिजीज़ के अलग अलग वीडियोज़ बनाना ज़्यादा प्रिफर किया है. सो इस चैप्टर के बाकी सबसेक्शंस अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स को प्रेस करिए और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सबसेक्शंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD. इसको PDD भी कहते हैं. PDD होता है परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर. परवेजिव का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, एग्जिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग. डेवलपमेंट डिसऑर्डर है क्योंकि ये डेवलपमेंट पे असर डालता है, बॉडी की डेवलपमेंट पे. सो अगर हम देखें तो ये ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आने की वजह से होता है और ये जब बच्चा बढ़ रहा होता है तभी भी हमें ये विजिबल होता है कि इसके ब्रेन में कुछ डिफरेंस है. जो ऑटिज्म होता है उसमें डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हमें दिखेंगे बच्चे में, तरह तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी जो एबनॉर्मल लगेंगी हमें. इसमें इनकी लैंग्वेज में डिफेक्ट होगा, परसेप्शन में डिफेक्ट होगा. परसेप्शन मतलब वो समझने में उनको दिक्कत आएगी क्या बोला जा रहा है उनसे, क्या एक्टिविटी है उसके लिए. मोटर डेवलपमेंट में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, यानी कि उनकी जो फिजिकल मूवमेंट होंगे बॉडी के उस पर आपको असर दिखाई देगा. सोशल सिचुएशन पे वो किस तरह से बात करता है, कैसे एक्टिविटी करता है, उस पर भी डिफरेंस हमें नज़र आएगा. और इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में भी हमें फ़र्क आएगा क्योंकि ये मेमोरी पे अटैक करती है डिजीज़. कॉजेज़ के ऊपर बात करें तो दो बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो हैं जेनेटिक्स और दूसरा है एनवायरनमेंट. ये दोनों चीज़ें इस पे रेस्पॉन्सिबल हैं इसको होने के लिए. जो अभी तक रिसर्चेस हुई हैं वो ये कहते हैं कि कुछ जीन्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और ब्रेन में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं ब्रेन के रीजन में, जिसकी वजह से ये लगता है कि ऐसा है, इसकी वजह से वो ऑटिज़म हुआ है. जो ऑटिज़म है इसमें सीरोटोनिन का एबनॉर्मल लेवल मिलता है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल्स इन ब्रेन. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसमें भी एबनॉर्मल लेवल नज़र आया है. तो जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ASD में वो इसी वजह से होती हैं कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या नॉर्मल ब्रेन का डेवलपमेंट है उसमें जब इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है या डिसरप्शन आ जाता है. तो ये कब किस टाइम पे आता है, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब बच्चा माँ के अंदर होता है, तब जो डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से ये ऐसा होता है. और ये जो डिफरेंसेस आते हैं, डिसरप्शन होता है नॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट में, वो किसी जीन डिफेक्ट की वजह से होता है. यानी ये खानदानी बीमारी हो सकती है जो फैमिली से पास ऑन हुई होती है. तो ब्रेन ग्रोथ नहीं होती या फिर ब्रेन सेल्स का जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं वो उसमें गड़बड़ आ जाती है, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो जीन फंक्शन पे असर डालते हैं, उसकी वजह से आती है. कुछ स्टडीज़ हुई थी जिससे ये प्रूव हुआ है कि ये जेनेटिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ट्विन और जो फैमिली स्टडीज़ की गई हैं वो स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ऑटिज्म में, मतलब जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर जब स्टडी की गई तो इसमें बताया है कि अगर एक ट्विन अफेक्टेड है ASD से तो 90% चांसेस है कि दूसरा ट्विन भी अफेक्टेड होगा. एक और स्टडी हुई थी जिसमें ये बोला गया है अगर फैमिली में एक बच्चे को ASD है तो दूसरे बच्चे को ASD होने की चांसेस 5% होती है, यानी कि 20 में से एक बारी ऐसा हो सकता है कि बच्चा ASD निकले. तो ग्रेटर रिस्क जनरल पॉपुलेशन में देखी गई है.
जो टेक्निक्स हैं हम ASD बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं वो क्या क्या हैं सो दैट वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो मेथड एक ये है कि हम क्लाइंट को अपने जो सोशल बिहेवियर है, बेसिक सोशल बिहेवियर, हाय हेलो करना, लोगों से बात करना, लोगों से जो एक नॉर्मल एक जनरल कम्युनिकेशन होता है, उसको हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से करना है। तो एक बार ही ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। फिर लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे भी असर पड़ता है इस डिजीज़ में। बिहेवियरल काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी वो जो चिड़चिड़ापन आएगा बच्चे में या कुछ और मिसबिहेव करेगा बच्चा, उसको हम काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं, बिहेवियरल काउंसलिंग से। पेरेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स को हम समझा सकते हैं किस तरह से बच्चे को डील करना है। एंड देन बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो अपना काम खुद से कैसे कर सके। चाइल्ड को एंगेज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, कि वो बिजी रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, नई नई चीज़ें सीखता रहे। और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स की हेल्प से हम उनको सिखा सकते हैं। इन्होंने और डिटेल में जो दिया है वो ये बता रहे हैं कि एक डायमेंशन है कि पेरेंटिंग बिहेवियर पे हम नज़र डालें, और पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करें और प्यार दे बच्चे को। उनको एक बार अगर ASD हो गया तो हम उसको वापस तो कर नहीं सकते ना, बच्चे को कहीं फेंक सकते हैं, क्या करोगे। तो पेरेंट्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि दे हैव टू एक्सेप्ट वट एवर हैज़ हैपेंड, नाउ दे हैव टू गिव वार्मथ टू द चाइल्ड। उनको प्यार देना है बच्चे को, और इस तरह से करना है कि वो एक्सेप्ट करे, बच्चा खुद को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए, और बच्चे की जो अपने एक स्टैंडर्ड रखें और एक्सपेक्टेशंस पेरेंट को रखना होगा बच्चे के लिए, और बच्चे को बताना होगा कि किस लेवल तक बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो पेरेंट्स हैं हाई रिगार्ड में बच्चे को डील करें, उसको इस तरह से इज्जत दें कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम डैमेज ना हो। लो सेल्फ एस्टीम नहीं क्रिएट करना है, मतलब हम उनको इस तरह से डील ना करें कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम ही बहुत डाउन हो जाए। तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो हो गया तो बच्चे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा, ये इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम शो करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से बच्चे को बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से डील करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पेरेंटिंग बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस अगर देखी जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रखते हैं तो बच्चे में एंग्जाइटी शुरू हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। और अगर कंट्रोल बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया तो बच्चा माल एडजस्टमेंट शो करेगा, मतलब वो ढंग से कहीं एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी शो करेगा। सो पेरेंट्स को मॉडरेटली कंट्रोल करना है बच्चे को, और ये ध्यान रखना है कि वो पेरेंट्स जो मॉडरेटली तो कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रख लेते हैं या बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा। सो ऐसा नहीं करना है। अगेन काउंसलर जो है, जब पेरेंटिंग काउंसलिंग करता है तो उसको क्लियर करना है पेरेंट्स को कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे वो चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जो काउंसलिंग है वो फोकस होना चाहिए पेरेंट्स को हेल्प करने में, और परमिसिबल पेरेंटिंग स्टाइल होनी चाहिए उनकी, कि बच्चे को कितना एक्सेप्टेंस देनी है, किस एक्टिविटी के लिए उसको एक्सेप्ट करना है, किस एक्टिविटी के लिए नहीं करना है। एकदम लो कंट्रोल भी नहीं रखना है, नहीं तो बच्चा नहीं समझेगा। तो अगर उसको ट्रेन करना है तो हमें उसको अलर्ट करना है कि हमें अलर्ट रहना है इस बात से कि कब वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है, और जब वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो उसको रिवार्ड दें, और अगर हमेशा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड का एग्जाम्पल देते रहें। अगेन अगर वो गलत एक्टिविटी करता है, जो अनवांटेड एक्टिविटी है, तो उसको पनिशमेंट दी जाए, लेकिन पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाए। उसको ऐसी पनिशमेंट देनी है कि उसको एक मामूली सी पनिशमेंट जिससे उसको लगे कि हाँ ये दिस आई डोंट वांट, मतलब अगर उसको पनिशमेंट दी जाए तो उसको लगे पनिशमेंट खाकर कि दिस आई डोंट वांट अगेन। सो और उसको समझाना है कि उसको ये पनिशमेंट क्यों मिली है, सो दैट वो आगे वो चीज़ ना करे। और बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि अनडिज़ायरेबल चीज़ के लिए उसको पनिश किया जाए और डिज़ायरेबल चीज़ के लिए उसको रिवार्ड किया जाए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखने लगता है।
ट्रबलसम बिहेवियर जो बच्चों के होते हैं वो अटेंशन सीकिंग के लिए ज़्यादा होते हैं। मतलब वो जब अजीब अजीब से बिहेवियर करेंगे तो उनका मेन आइडिया होता है कि हम उनको अटेंशन पे करें। तो हमें उसको ये समझाना होगा पनिशमेंट तब देनी है जो हमें नहीं चाहिए है, और उसको ये समझाना होगा अटेंशन सीकिंग के और भी बेटर तरीके होते हैं, कुछ एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू वो अटेंशन गेन कर सकते हैं। तो ये टीचर और पेरेंट्स उन सबको ही पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ और ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे हमने ये पता किया कि ऑटिज़म होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है। सो आई थिंक यू हैव गॉट अ गुड आइडिया अबाउट दिस. So thanks for watching my video. Do not forget to subscribe my channel and share with your friends. Do comment below the videos if it is informative. So फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.